बजे लाइव हर खबर पे नजर में आप सभी का स्वागत है। 11 बजे यानी वो वक्त जब दिन का एजेंडा साफ हो चुका होता है। सरकार का हर फैसला, देश दुनिया की हर हलचल, इन सब पर है हमारी पैनी नजर। यह है 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। सड़क से सदन तक पहुंचा झारखंड का छात्र आंदोलन। सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। वार्ता का समय और दिन अभी तय नहीं। सोशल मीडिया पर डीप फेक और गलत कंटेंट पर सरकार सख्त। मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा गलत और पैसे लेकर कंटेंट डालने पर सरकार से मांगी माफी। असम में बाढ़ से 14 जिले बुरी तरह प्रभावित। केरला में भी जनजीवन पर बुरा असर। लोगों को समुद्र की ओर नहीं जाने की सलाह। ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी। अमेरिका ने नया हमला किया तो तबाह होंगे बड़े ऊर्जा ठिकाने। ओमान के साथ हॉर्मुज डील पर संयुक्त घोषणा जल्द। और 17 अगस्त से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। पहले दौर में सिंधु का सामना आयरलैंड की सोफिया से। वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी युकी से होगा आयुष का मुकाबला। चलिए एक खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले खबर झारखंड से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जेपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। इस बीच सीआईडी ने भी कल 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या हो चुकी है 19। छात्रों का अनशन जो है वो इस समय जारी है और 5 और अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। अनशनकारियों की संख्या बढ़कर अब 6 हो चुकी है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का 5वां दिन है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए आंदोलन का ये 13वां दिन आ पहुंचा है। आज आर या पार होगा क्योंकि झारखंड विधानसभा सत्र की आज से हो चुकी है शुरुआत। 6 छात्र अनशन पर हैं। इस समय जो छात्र मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल पर वार्ता हो, यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की जाए या फिर प्रतिनिधिमंडल वो एक खुली वार्ता करे जिसमें 2 मीडिया कर्मी भी मौजूद हो। ये मांग है छात्रों की। साथ ही अपनी मांगों पर इस समय डटे हुए हैं छात्र। जिस तरीके से जेपीएससी जेएसएससी में पेपर लीक के दौरान जो कथित अनियमितताएं सामने आई हैं उसको लेकर छात्र इस समय अनशन कर रहे हैं। कई छात्र अनशन पे हैं और कई जो छात्र हैं उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन में आपको बता दें कि जो महतो है उनका लगातार जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी है। उनकी सोनम वांगचुक से भी कल बातचीत हुई है जिसमें सोनम वांगचुक ने कहा कि आप पानी पी लीजिए, तो उन्होंने पानी पी लिया। इसके साथ सरकार की तरफ से कल हेमंत सोरेन आए और उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। वार्ता के लिए तैयार का मतलब यह है कि कब होगा, क्या नहीं होगा, ये अभी तय नहीं है। इस पर सरकार की जो है वो चुप्पी देखने को मिल रही है। हालांकि झारखंड विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष लगातार हमलावर है। साथ ही सीबीआई जांच की यहां मांग की जा रही है छात्रों द्वारा। सीआईडी जांच में हालांकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और जो भी धांधलियां पाई गई है पेपर से जुड़ी हुई, अगर उसकी परीक्षा रद्द भी करनी पड़ती है तो वो भी करी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि झारखंड का रांची आज जबरदस्त सुर्खियों में है। सड़क का आंदोलन आज सदन तक पहुंच गया है। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और उससे पहले ही बीजेपी के विधायक सोरेन सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए हैं और सोरेन से इस्तीफा मांगने लगे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर बीजेपी के कई विधायक जो है आज सदन पहुंचे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए कि विपक्ष का भी विरोध प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है। कई दिनों से ये छात्र आंदोलन चल रहा है। एक और जंतर मंतर यहाँ झारखंड में दिखाई दे रहा है इस समय, जहां विरोध प्रदर्शन का ये 13वां दिन है, जहां छात्र अपनी मांगों पर डटे हैं और विपक्ष भी उनका लगातार साथ देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सड़क पर का जो विरोध प्रदर्शन है वो सदन तक आ पहुंचा है क्योंकि आज झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि हेमंत सोरेन जवाबदेही है इस पूरी अनियमितताओं के लिए, इसीलिए हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ नारेबाजी हुई, पोस्टर लेकर बीजेपी के कई विधायक खड़े हुए नजर आए और रांची में जो आंदोलन है वो और तेज हो गया है। यहाँ क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगे, किसी पे विश्वास है ही नहीं हमको, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा कर 1 साल छात्रों को
समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है। एकदम जोरदार विरोध होगा ही होगा, क्योंकि छात्रों की मांग है और छात्रों की मांग जायज है। हम छात्रों की मांग जायज है और यही मुद्दा जेपीएससी का मुद्दा और जेएसएससी का मुद्दा जो है सो छाया रहेगा पूरे सत्र में, और सरकार को हम लोग झुकने पे मजबूर कर देंगे। डेलीगेशन क्या जा करके बात करेगा? जो सरकार का जो वाक्य सिखाया गया वही ना बात करेगा। रद्द क्यों नहीं करती है सरकार ये एग्जामिनेशन? जब से ये हेमंत सरकार बनी 6 वर्षों से लगातार जो भी एग्जाम हो रहे सब में गड़बड़ियां उजागर हो रही है। अगर गड़बड़ियां उजागर हो रही है तो आप न्यायपूर्ण क्यों नहीं जांच कराने का आदेश देते हैं? आप खुद जांच के घेरे में हैं, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, ये तमाम जो झारखंड सरकार का एजेंसियां हैं और जो एग्जाम लेता है, जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है और खासकर छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, उन सभी मुद्दा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती से, मुखरता तरीके से छात्र के साथ और उन सभी कार्य के साथ मजबूती से खड़ा है। आप सीबीआई जांच करा दीजिए मुख्यमंत्री जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपके जो नेतृत्व में इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप इस्तीफा दीजिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि विपक्ष इस समय हमलावर है, मजबूती के साथ वो जो हेमंत सोरेन की सरकार है उससे सवाल पूछ रहा है। आज जब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं होंगी विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहेगा। और यहां पर विपक्ष ने यह भी कहा कि बीते 6 वर्ष हो चुके हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, परीक्षाओं में धांधली साफ तौर पर नजर आ रही है, भ्रष्टाचार यहां दिख रहा है और यहां छात्रों की मांगें पूरी नहीं की जा रही है। दिवाकर कुमार जिस मंच पर इस समय धरना प्रदर्शन हो रहा है, लगातार हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ दिवाकर जुड़ गए हैं, आइए दिवाकर का रुख करेंगे। दिवाकर, यहां अगर आज ताजा अपडेट की बात की जाए, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, सरकार आगे बढ़ी है। सरकार ने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मुलाकात करेगा, लेकिन छात्रों की मांग है कि बंद कमरे में कोई मीटिंग नहीं, मीटिंग करनी है तो सार्वजनिक स्थल पर आके करें। क्या कुछ नया अपडेट आया है? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का जो ये आंदोलन है वो लगातार और अनवरत जारी है। 7 छात्र जो अब तक है वो पूरी तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ये आंदोलन चूंकि आज विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और आपने देखा कि विधानसभा परिसर में किस तरीके से जो मुख्य अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो आक्रामक है। वो अब यहाँ तक कि पहले तक तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन चूंकि 12-13 दिन धरने का हो गया और सरकार की तरफ से उस तरीके का पहल नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रपति शासन की मांग भी स्टेट में करने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उग्र है। कल जो कह सकते हैं विधानसभा घेराव, वो आयशा की ओर से कल विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया गया है और उसके बाद 10 तारीख को जो सोमवार का दिन होगा उस दिन ये जो छात्र यहाँ पर आप हमारे पीछे जो आपको दिख रहे हैं, इतनी भीड़ की संख्या में यहाँ पर मौजूद है, ये छात्र यहीं से 10 तारीख को सुबह 7 बजे विधानसभा के लिए निकलेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। और इनकी जो घोषणाएं हो रही है और लगातार कल जिस तरीके से सरकार ने जब प्रतिनिधि भेजा था उसके बाद जब छात्र नहीं माने तो आनंद फानन में फिर सरकार ने एक 4 सदस्यीय जो मंत्रियों की एक कमेटी है वो बनाने की घोषणा की है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 मंत्री को रखा गया है, एक कांग्रेस से और एक आरजेडी के मंत्री को शामिल किया गया है। लेकिन चूंकि मामले की सीआईडी जांच भी चल रही है और कल लखनऊ से इस मामले में 5 अन्य गिरफ्तारियां हुई है, तो लगातार सीआईडी की ओर से गिरफ्तारियां हो रही है और पूरे जेपीएससी का जो ये मामला है, ये जो पीटी में धांधली का मामला है, जो रिजल्ट निकला है उस मामले में अब तक 1.5 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी है। यहाँ बीजेपी की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, पिछले 6 वर्षों में धांधलियां हो रही हैं। दिवाकर, मुद्दा सिर्फ छात्रों का ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ, अनियमितताएं उसमें हुई, इवन जो भर्तियां हुई, नियुक्तियां हुई, उसमें भी धांधली हुई है। ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लगातार हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो छात्रों का आंदोलन है, आप उनके पंपलेट को देख रहे हो। कल मैंने एक स्टोरी उस पर किया था कि किस तरीके से ये जो छात्र आंदोलन है वो 3 लेयर पे चल रहा है। कुछ बच्चे पंपलेट बना रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन चले, कुछ लोग जो है वो देशभक्ति नारे लगा रहे हैं और कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए। तो ये तरीका इन्होंने अपनाया। उस पंपलेट में ये बाकायदा लिख रहे हैं कि झारखंड में पिछले 6 वर्षों में सारी नौकरियां बेची गई है। तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप है सरकार पे, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। पेपर लीक का मामला तो
एक छोटा मामला हो जाता है, क्योंकि ठीक है नीट के मामले को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ, झारखंड में उससे एकदम अलग आंदोलन है। और छात्रों का कहना है कि झारखंड में एक जघन्य अपराध हुआ है। जो गरीब, जो झारखंड में आकर जो गरीब, क्योंकि आदिवासी पॉपुलेशन यहाँ 30% के आसपास आदिवासी पॉपुलेशन है, वो अपना एक पेट जो है वो खाकर किसी तरीके से तैयारी करते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से घोटाले उजागर हो रहे हैं। कुछ छात्रों ने तो अपनी जमीन गिरवी रख दी है, घर के पेपर गिरवी रखे हैं, गहने पेपर गिरवी रख करके, और उसके बाद यहाँ नौकरियां खरीदने की कोशिश हुई है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। इसीलिए छात्रों की मांग है कि सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं है, पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सिर्फ एक परीक्षाओं की जांच नहीं होनी चाहिए। पिछले 5-6 वर्षों भी इसके अंदर आरोपी है वो उसको कानूनी दायरे के अंदर डाला जाए। दिवाकर, इसके साथ जब वार्ता की बात यहाँ हो रही है तो छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि 2 मीडिया कर्मी जो हैं वो भी इस वार्ता में शामिल हों, ताकि पूरी वार्ता को सार्वजनिक किया जाए, निष्पक्ष किया जाए और सभी को पता चले कि छात्र की मांग क्या है और सरकार का रवैया क्या है, ताकि सब ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। देखिए, निश्चित तौर पर कल करीब 4 बजे सरकार की ओर से एसडीएम को और एडीएम को यहां भेजा गया था छात्रों से बात करने के लिए कि वो मुख्यमंत्री का संदेश लेकर आए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री का संदेश ये था कि 4 बजे ये बच्चे उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाए और 5 लोग छात्रों में से जाकर मिल लें। छात्रों ने सीधा सीधी मना कर दिया कि वो बंद कमरे में नहीं जाएंगे, एसी कमरे में नहीं जाएंगे, वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गरीब हैं, गुरुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री को यहीं आना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आनंद फानंद में जब छात्रों ने बात नहीं मानी तो इन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। हालांकि वो कमेटी इनसे बात नहीं करेगी, वो पूरे मामले पर सिर्फ नजर रखेगी। तो इस तरह की पहल अभी होगी। आज हो सकता है कि थोड़ी देर, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और सदन शुरू होते ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हो हल्ला मचाया है, उससे लगता नहीं है कि सरकार अब इस मामले पर एकदम से बैकफुट पर आ जाएगी और उसके बाद ये मामला और लगातार तूल पकड़ेगा और गर्माता जाएगा। तो देखना होगा, आज दोपहर तक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने आज पूरे सदन का एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे परिषद में जिस तरीके से हंगामा किया है और सरकार से इस्तीफे की मांग की है, उससे लगता है कि मामला बहुत गर्मा सकता है। जी दिवाकर, जब लग रहा है कि मामला और गर्मा सकता है, विधानसभा सत्र आज शुरू हो गया है, बीजेपी की प्रतिक्रिया हम सुन ही चुके हैं। इस दौरान क्या कोई और दल भी हैं जो इन छात्रों के साथ मिलकर आगे इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कई झारखंड की जैसे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जेएलकेएम है, वो भी इनके साथ खड़ी हो रही हैं। आजसू पार्टी इनके साथ खड़ी हो गई है। आयशा ने बाहर से आकर समर्थन देने की बात कर दी है। तो कई ऐसे संगठन हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, राजनीतिक दलों का तो साथ मिल ही रहा है। हालांकि शुरू से ये छात्र जो थे वो अपने आप को कह रहे थे कि हमको मोरली सपोर्ट चाहिए, हमको किसी के साथ राजनीति नहीं करनी है, राजनीतिक लोगों को हम अपने मंच पर बैठने नहीं देंगे। इस मामले पर वो अभी भी अडिग है। लेकिन ये आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, सुबह जो मैंने तस्वीर देखी, झारखंड के करीब आज 20-25 स्वयंसेवी संगठन के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। समाज सेवा जो करने वाले लोग हैं वो लगातार अब इनके साथ खड़े हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन धीरे धीरे किस रास्ते पर जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो तरीका अब दिख रहा है आंदोलन का, शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र अपनी बात को रख रहे हैं, वो समाज में किस तरीके से फैल रहा है उसका असर दिख रहा है। और अब इन छात्रों को भी बेंगलोर, अहमदाबाद और देश के अन्य जगहों से भी इनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो आंदोलन धीरे धीरे व्यापक हो रहा है और शाम होते होते ये आंकड़ा 1000-2000 में नहीं रहता है, बल्कि ये 5000 और 10,000 के आंकड़े को छू ले रहा है रोज। तो एक राज्य में 5000-6000 जब छात्र और ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं जो एक ही मांग कर रहे हो कि इस तरीके के जो बच्चों का भविष्य, छात्रों का भविष्य, उसके साथ आखिरकार खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अगर हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बनती ही है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब मेटा की। आखिर मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और ऐसी कई बातें कही हैं जिसके बाद हर कोई हैरान है। मेटा ने सरकार के सामने माना है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट के मामले में उससे बड़ी बड़ी गलतियां हुई, जैसे बाल यौन शोषण सामग्री जिसको CSAM, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने के मामले में चूक हुई है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि IT से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम और फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए माफी मांगी थी। तो मेटा ने अपनी गलती स्वीकार करी है। आपको बता दें कि बीते कुछ हफ्ते पहले जब छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम के जरिए एक वीडियो संदेश जारी किया था देश के नाम, जहां
फेसबुक से वो 5 से 6 घंटे तक वो वीडियो नहीं मौजूद था, उसको डिलीट कर दिया गया था। हालांकि मेटा ने बोला कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद संसदीय समिति ने मेटा, गूगल, एक्स, स्नैपचैट और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को समन भेजा था, तलब किया था और जिसके बाद संसद परिसर में संसदीय समिति की एक बैठक हुई थी। उसके बाद आईटी मंत्रालय में भी एक कल बैठक हुई है और मेटा से सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो हटाए जाने से जुड़ा एक बड़ा मामला जरूर है, लेकिन इससे भी आगे एक और जो ये कड़ियां जोड़ रहा है वो गलतियों की, वो है बाल यौन शोषण से जुड़ा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हमने देखा था कि ऐसी कुछ सामग्री फेसबुक पर है जिसको लेकर जो हमारे भारत के आईटी नियम है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो बाल यौन शोषण सामग्री है उसको लेकर भी मेटा से सवाल जवाब किए गए हैं और मेटा ने कुछ ऐसे गलतियों को स्वीकार किया है जिसमें उन्होंने माना है कि उनसे गलती हुई है। तो मेटा ने कहा है कि माफ करिए, हमसे गलती हुई है। आइए अब आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए बताते हैं, साथ ही फैक्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार मेटा ने क्या कहा है। मेटा ने अपनी गलती स्वीकारी है। जिस गलती को मेटा ने स्वीकारा है उसमें उन्होंने माना है कि हमसे गलती हुई है, सरकार के सामने मेटा झुका है। आपको बता दें कि जो उसके ग्लोबल अफेयर्स के एक ऑफिसर है, बड़े प्रतिनिधिमंडल के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने इस गलती को स्वीकारा है और उसके बाद मार्क जकरबर्ग ने भी इस गलती को स्वीकारा है और साथ ही कहा है कि जो भी मेटा से हुआ है वो भविष्य में आगे नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट पर माफी मांगी है, वो पोस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर छात्रों के नाम उनको संदेश के तौर पर दी थी, जो 5 से 6 घंटे तक मेटा ने कहा कि तकनीकी कारणों के कारण हटाई गई थी। कंटेंट मॉडरेशन पर भी उन्हें खेद है, यानी कि जो डीप फेक कंटेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम देख रहे हैं और खासकर जो CSAM यानी कि वो कंटेंट जो AI के द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री जो वहाँ प्रकाशित की जा रही है उसको लेकर भी मेटा से जवाब किए गए। डीप फेक नहीं रोक पाए, ये स्वीकारा है मेटा ने और साथ ही साथ सरकार के सामने मेटा ने अपनी गलती मान ली है। तो अपनी गलती मानने के साथ मेटा ने कहा है कि हमने जो किया उसमें हमें खेद है और हम भारत सरकार से माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये भी कहा है कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी ये ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आईटी संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इस मेटा से जुड़े इन मामलों को गंभीरता से लिया है और पहले ही कह दिया है कि इस संबंध में मेटा को माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो हम लगातार देख रहे हैं कि भारत सरकार गंभीर है। जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो सामग्री प्रकाशित की जा रही है उसको लेकर भारत सरकार ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने यहाँ क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। अब जितने गाली गलौज, मार पीट, उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ। और राज्यसभा की कार्रवाई का रुख करेंगे जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संबोधन दे रहे हैं। Having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए। और सर कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी लिखना नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए, फिर आगे नारेबाजी करना चाहिए और जी को अपने सदस्य को
what you like. Dr. K. धन्यवाद। Unless you go back to your seat, I am not going to call in. धन्यवाद I am calling सभापति you, please महोदय। go back to seat. मैं आज इस सदन के माध्यम से देश भर के करोड़ों बंजारा समाज की भावनाओं के Let him complete his एक point. महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ। You cannot run the house. संत You should not. You cannot run the house. You cannot आध्यात्मिक dictate the text of the chair. और मानवता के उपासक थे। उन्होंने अपना समर्पण जीवन गरीबों वंचित तो संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। राज्यसभा की कार्यवाही इस समय चल रही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रूल बुक के हिसाब से बताया, जानकारी दी, लेकिन राज्यसभा के सभापति लगातार ये अपील कर रहे हैं विपक्ष से कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चर्चा को चलने दें, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही आज फिर बाधित हुई विपक्ष के हंगामे के चलते, और 11 बजे जब सदन की कार्यवाही हुई तो 2 बजे तक के लिए वे स्थगित कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि कल किरण रिजिजू और राहुल गांधी की 50 मिनट तक बैठक हुई थी। कहा जा रहा था कि गतिरोध आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी ये घमासान संसद में देखने को मिल रहा है। विपक्ष का हंगामा लगातार संसद के दोनों ही सदनों में जारी है। और हम आपको बता रहे थे कि मेटा से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे, जहां हमने आपको बताया कि मेटा ने अपनी गलती स्वीकारी है और कई अनियमितताएं जो मेटा के द्वारा देखी गई हैं पिछले कुछ दिनों में, फिर चाहे वो बाल यौन शोषण सामग्री हो, डीप फेक कंटेंट हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम वाला वीडियो हटाए जाने की बात हो, मेटा ने इन सभी को स्वीकारा है और माफ़ी मांगी है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि मेटा पर आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर उन पर लागू नहीं होता है। सेफ हार्बर के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। आईटी मंत्रालय ने मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना होगा। आखिर अब आपको बताते हैं कि ये सेफ हार्बर है क्या, और सेफ हार्बर अगर सरल भाषा में आपको बताएं कि क्या होता है तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत ये सेफ हार्बर आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलने वाली ये कानूनी सुरक्षा है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, भारत सरकार उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है इस सेफ हार्बर के द्वारा। यूजर के पोस्ट के लिए कंपनी सीधे जिम्मेदार नहीं होती, यानी कि जो भी यूजर्स अपना पोस्ट डाल रहे हैं उसके लिए कंपनी का उससे सीधा कोई नाता नहीं है। सुरक्षा नियमों का पालन करने पर कानूनी सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। कानून का उल्लंघन होने पर यह सुरक्षा खत्म हो जाती है। और क्या मेटा ने इन कानून का उल्लंघन किया है, ये देखने वाली बात है। नियमों के उल्लंघन पर संरक्षण हटाने का अधिकार भारत सरकार के पास है। तो हमने साफ तौर पर देखा कि सेफ हार्बर क्या है, और ये सुरक्षा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी जाती है। आइए अब आपको इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। ये जो पूरा विवाद मेटा से जुड़ा है वो आखिरकार शुरू कब हुआ। ये शुरू हुआ, ये टाइमलाइन हम आपको बताएंगे कि ये टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है। मीडिया रिपोर्ट में CACM के बारे में प्रकाशित किया गया विज्ञापनों का दावा हुआ, जहां बाल यौन शोषण विज्ञापन मेटा के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे गए। सरकार ने मेटा से जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा कि बताइए कि इस तरीके के जो पोस्ट है वो क्यों दिख रहे हैं आपके मेटा पे। संसदीय समिति ने मेटा के अधिकारियों को बुलाया, तलब किया, समन भेजा उनको, और मेटा के अधिकारी वहां आए भी। पीएम का वीडियो पोस्ट हटाने पर उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार जो पीएम ने वीडियो पोस्ट किया था, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उनका वीडियो आखिरकार डिलीट कैसे हो गया। जोएल कैपलन ने माफी मांगी है। ये मेटा के बहुत सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। मेटा ने संचालन की कमियां मानी है। हाँ, संचालन में भी कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं, और धारा 79 पर चेतावनी दी गई है। यानी कि जो धारा 79 आईटी एक्ट की धारा 79 जो सेफ हार्बर के बारे में कहती है, जहां इन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाती है इस आईटी नियम के तहत। लेकिन अगर इस कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन होता है तो भारत सरकार फिर इस पे गंभीरता दिखाती है और ये कानूनी सुरक्षा इनसे हटाई भी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इसका असर क्या होगा। असर ये होगा कि इस सरकार का एक्शन पर जो असर हो सकता है वो ये हो सकता है कि भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है, और साथ ही व्हाट्सएप के 60 करोड़ से ज्यादा यूजर
मेटा का इस्तेमाल करते हैं, मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम के करीब 48 करोड़ यूजर्स हैं हमारे भारत के। फेसबुक की बात की जाए तो 40 करोड़ यूजर्स हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक करोड़ों की संख्या में यूजर्स, जो भारतीय यूजर हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नियमों पर ज्यादा निगरानी होगी, यानी कि मेटा जिस तरीके से में खामियां पाई गई है उस पर अब भारत सरकार चिंतित है और उस पर निगरानी भी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ अब जवाबदेही भी उनकी तरफ से बढ़ेगी, यानी कि अगर ऐसी गलतियां दोहराई गई तो जवाबदेही भी बनती है। मेटा को ये चेतावनी दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि कंटेंट मॉडरेशन के नियम और सख्ती से लागू होंगे, यानी कि आईटी नियम में जिस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं उनको अब और सख्ती से लागू किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार का जो आईटी एक्ट है वो बिल्कुल ये भारत का जो आईटी एक्ट है वो बिल्कुल ये इजाजत नहीं देता कि इस तरीके की सामग्री प्रकाशित की जाए या इस तरीके की सामग्री दिखे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक ले रहे हैं हम 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में, तो जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देश और दुनिया की और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर आप देख रहे हैं। आइए देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। एयर इंडिया ने टेवोल्डो गैब्रेमारियम को नया CEO बनाया है। वे कैम्पबेल विल्सन की जगह लेंगे। टेवोल्डो इससे पहले इथियोपियन एयरलाइंस के CEO रह चुके हैं। उनके पास वैश्विक विमानन क्षेत्र में लंबा अनुभव है। नई दिल्ली में भारत और अफ्रीकी देशों के आपसी रिश्तों के एक ऐतिहासिक पड़ाव का जश्न मनाया गया। अफ्रीकी दिवस 2026 के भव्य समारोह में अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिक समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के बीच करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राज्यीय समन्वय, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और संयुक्त कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। वह बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया है। इस फैसले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं का आभार व्यक्त किया। भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज अंतिम दिन है। बैठक में 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन कर रहे हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी आधिकारिक प्रवक्ताओं को एक साथ पद से हटा दिया है। पूर्व विधायक विद्या चौहान और महेश तपासे को पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा एक दिन के निलंबन के बाद फिर से शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 1800 श्रद्धालुओं का 28वां जत्था जम्मू से बालटाल के लिए रवाना हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कैद के 3 वर्ष पूरे होने पर उनकी पार्टी के समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ सैन्य नियुक्तियों और बदलावों की घोषणा की है। हथियारों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर सांचिक को सौंपी गई।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर बेहद भीषण और विध्वंसकारी हमले किए हैं, जिनमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। कम से कम 14 लोगों की मौत। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने इराकी विमानन कंपनी फ्लाई बगदाद और उसके 2 यात्री विमानों को प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। अमेरिका ने पहले इस कंपनी पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से कथित संबंधों को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। ब्राजील के साओ पाउलो इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया, जिससे 2030 में अहमदाबाद में होने वाले खेलों की तैयारियों का सांकेतिक शुरुआत हो गई है। नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। आयुष शेट्टी को पहले ही दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी यूकी का सामना करना है। वहीं पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रेयांशी वली शेट्टी भी शामिल। नवी वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप के टीम इवेंट में भारत की अंडर 31 टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फाइनल राउंड रॉबिन में 82.34 विक्ट्री पॉइंट्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय रिजर्व बैंक अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोट जारी कर सकता है। फील्ड ट्रायल पूरे करने के बाद इन्हें चलन में लाने की घोषणा है। आइए इन फटाफट खबरों के बाद जान लेते हैं कि आज बाजार के क्या हाल है, कौन सा शेयर मार्केट जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। आइए सीधा रुख करेंगे इस वॉल का और इस वॉल के जरिए आपको दिखाएंगे कि आज का कारोबार करता हुआ कैसे नजर आ रहा है शेयर मार्केट। अब आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में भी यहाँ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आज का किस तरीके से दिख रहा है बाजार का हाल, कौन से हरे अंक में और कौन से लाल अंक में है। ये आपके सामने इस समय तीनों हरे अंक के साथ यानी कि शेयर मार्केट में इस समय उछाल के साथ शेयर मार्केट खुला है। सेंसेक्स की बात करते हैं तो 267 पॉइंट की यहाँ बढ़ोतरी के साथ 78,848.5 दिन पर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त यानी कि हरे निशान पर दिख रहा है 42.50 अंक के साथ। यहाँ बढ़त के साथ 24,667.15 पर यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी 50। वहीं निफ्टी बैंक में भी यहाँ बहुत बढ़त देखने को मिल रही है 172.35 की बढ़त के साथ 57,912.3 पर यहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि शेयर बाजार में आज एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि जब शेयर मार्केट की बात होती है तो बात यहाँ होती है कि किस तरीके से सराफा बाजार में भी हाल क्या है। सोना चांदी अगर आज आप खरीदने का सोच रहे हैं तो आइए अब आपको सोना चांदी के भी भाव के बारे में बता दें। सोना और चांदी के भाव का देखें तो सोना प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का यहाँ भी बढ़ोतरी करीब 1.5 लाख यहाँ सोना फिर से पहुंचने को तैयार है। 1,49,340 पर इस समय सोना का भाव है। वहीं चांदी के भाव की बात करें यानी कि चांदी की चमक भी यहाँ देखने को मिल रही है। अगर 1 किलोग्राम यहाँ चांदी के भाव को देखें तो 2,27,914 पर यानी कि सोना और चांदी के भाव में भी देखें तो यहाँ इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अगर आज के शेयर बाजार और सोने चांदी के भाव को जब हमने देखा तो दोनों ही तरफ यहाँ उछाल देखने को मिला है। तो ये तो कुछ हाल था आज के बाजार का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय रुख की बात कर रहे हैं तो अमेरिका ईरान युद्ध के बारे में यहाँ खाड़ी देशों को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ने उस पर नया हमला किया तो वह पूरे क्षेत्र के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ईरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए ये संदेश पहुंचाया है। आपको बता दें कि 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत भी की है। उन्होंने खाड़ी सहयोगी देशों से अपील की है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाकर ईरान पर नए हमलों को रोकने की कोशिश करें। अराक्ची ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हमले का जवाब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर दिया जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका ईरान युद्ध में एक नया मोड़ यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है और ईरान की धमकी है और वहीं ट्रंप पर दबाव की रणनीति बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके से बातचीत के दौर को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध में ये एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है और साथ ही आपको बता दें कि ईरान की ओर से खाड़ी देशों को ये धमकी दी गई है और साथ ही अमेरिका पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि अगर
ईरान पर हमले होते हैं तो उनके वहाँ जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ट्रंप पर दबाव बनाए खाड़ी देश, ये कहना है ईरान का। खाड़ी देशों से बातचीत कर रहा है इस समय ईरान, और ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही, क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा ठिकाने हैं अमेरिका के पास, अमेरिका के जो ऊर्जा ठिकाने हैं उन देशों में, खाड़ी देशों में, उस पर ईरान यहाँ हमला कर सकता है। आइए अब आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं कि ईरान किस रणनीति के साथ अब आगे बढ़ रहा है। अगर ईरान की रणनीति को समझे तो ईरान ने यह भी कहा है, और ओमान के साथ जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौते की बात जो है वो ईरान यहाँ कर रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि ईरान की धमकी कैसे आगे बढ़ रही है और ये क्या नया मोड़ ले रही है, और कैसे यहाँ अमेरिका पर यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नए हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी यहाँ दी गई है ईरान के द्वारा। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है, यानी अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों में जो अमेरिका के ऊर्जा ठिकाने हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। अमेरिकी सहयोगियों पर भी यहाँ दबाव बढ़ाने की धमकी यहाँ दी गई है। साथ ही अराक्ची ने कई देशों से, यहाँ खाड़ी देशों से बात की है, और साथ ही उनसे बातचीत के साथ ये दबाव बनाने की ट्रंप पर यहाँ कोशिश की जा रही है। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी यहाँ ईरान देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अमेरिका पर यहाँ एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सहयोगियों पर बढ़ाया दबाव, यहाँ ईरान एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अराक्ची ने कई देशों से यहाँ बात की है। बात करके ये कहा है कि अगर ईरान पर हमले हुए तो वो अमेरिका के जो ऊर्जा ठिकाने हैं इन खाड़ी देशों में उनको नहीं छोड़ेगा। ट्रंप पर दबाव बनाने की यहाँ अपील की गई है ईरान के द्वारा, यानी कि जो वार्ताओं का दौर की बात ट्रंप कह रहे थे, समझौते की बात कह रहे थे, नेगोशिएशंस की बात कह रहे थे, यहाँ ईरान एक नया मोड़ जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊर्जा नेटवर्क पर हमले का जवाब यहाँ देगा ईरान, यानी कि ईरान यहाँ अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में, एक मजबूत स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका जो धमकी देता रहा है उससे ईरान ने ये संदेशा पहुंचाया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ खाड़ी देशों के अध्यक्षों से बात की जा रही है, प्रतिनिधियों से बात की जा रही है, और अमेरिका पर यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ ईरान की तरफ से भी धमकी आई है। ईरान ने यह भी कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौते की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हफ्ते समझौते की घोषणा का अंदेशा दिखा दिया है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो डील है ईरान और ओमान के बीच, ईरान और ओमान कह रहे हैं कि ये अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, बस औपचारिकता सिर्फ बताने की रह गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीद यहां से जागेगी जब ईरान और ओमान के बीच ये जो डील है वो सामने आएगी। ट्रंप ने समझौते के संकेत दिए हैं, संयुक्त घोषणा जल्द हो सकती है, यानी कि सिर्फ घोषणा भर तक की ये बात रह गई है। डील पर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर हो चुके हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिल सकती है यहाँ राहत, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है, एक संकरा रास्ता जिससे कई देशों को यहाँ तेल मिलता है, वो रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तेल गैस आपूर्ति होगी सुचारू अगर इस ईरान और ओमान के बीच जो डील है वो सामने आती है तो। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करते हैं और ईरान ओमान के बीच जो डील है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है अखिलेश कि ईरान और ओमान के बीच जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डील है वो पूरी हो चुकी है। इस डील से बाकी देशों को क्या फायदा होगा, और खासकर ईरान जब पहले वो जो कानूनी संरक्षण नहीं था, अगर वो उसको मिल जाता है तो इससे ईरान को भी क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, डील का ड्राफ्ट बन गया है, ये बात सही है, लेकिन डील पर फाइनल अभी नहीं लगा है, क्योंकि देखिए ओमान जो है, ओमान अमेरिका का मित्र देश है, और ओमान बिना अमेरिका की मर्जी से वहाँ कोई डील नहीं करेगा। अभी जो ड्राफ्ट की बातें सामने आई है उसमें यह है कि ईरान के समीप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस लेन से जाएगी शिप्स पर्शियन गल्फ में, और उधर से जो ईरान के पास से पर्शियन गल्फ में जाएगी और ओमान के पास से पर्शियन गल्फ से बाहर आएगी। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक तरीके से ईरान के फायदे वाली है, क्योंकि इसमें ईरान इस बात पर नियंत्रण कर सकता है कि कौन से जहाज उधर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जब कोई जहाज उधर जाएगा तो उसके निकलने के लिए निकालने देने के लिए ओमान के पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसको निकलने ही देना होगा। तो निश्चित तौर पे अभी तक जो व्यवस्था
व्यवस्था थी वो व्यवस्था ये थी कि ईरान की तरफ से जहाज जाते भी थे, ईरान की तरफ से जहाज आते भी थे, उसी तरह से ओमान की तरफ से जहाज जाते भी थे, ओमान की तरफ से जहाज आते भी थे। तो दोनों को एक संप्रभु एक तरीके से वो इलाका बना हुआ था कि दोनों उस इलाके में अपना जो है वो देख रेख कर सकते हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, अभी की व्यवस्था में ईरान को फायदा होने वाला है और निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि इस बात को अमेरिका मानेगा। और खास करके इस तरह से अगर ईरान कहे कि हम उस पर कोई शुल्क लगाएंगे, अगर बिना शुल्क की बात हो तो हो सकता है उसमें कोई बात बने भी, लेकिन शुल्क लगाने के बीच में ये व्यवस्था नहीं होगी। दूसरी तरफ अभी जो मुझे अभी ट्रूथ सोशल के माध्यम से 1 घंटे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके अंदर जो भी हथियार है, हथियार के भंडार कम नहीं हुए हैं। उन्हें इस बात की धमकी दी उन्होंने कि जो लोग इस तरह की खबरें लीक कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें जेल दिया जाएगा। तो एक जो यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी दुनिया के कई देशों में, मीडिया के माध्यम से भी, और कुछ हो सकता बिल्कुल, है कल रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि जो अमेरिका का मिलिट्री भंडार है और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो भंडार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब अखिलेश, मैं आपसे अखिलेश, यहाँ मेरा सवाल यह है कि ईरान जो है, ईरान ने खाड़ी देशों से बात की है, अब अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, ईरान लगातार बात कर रहा है और ईरान आज से नहीं बात कर रहा है। जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से, जब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनका अगर आप एक्स हैंडल देखेंगे तो उस एक्स हैंडल में लगातार वो बात कर रहे हैं और खास करके वो जो जानकारी देते हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में देते हैं और वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारियां देते हैं। अब कल उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से भी बात की। उसके अलावा वो लगातार सऊदी अरब के, ओमान के, वो जॉर्डन के, बहरीन के सारे विदेश मंत्रियों से बात करते हैं और सीधे तौर पे वो एक धमकी की ही भाषा होती है कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो हम भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। बिल्कुल, यहाँ अगर ट्रम्प धमकी दे रहे हैं तो ईरान भी अपनी जो स्थिति है, अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रणनीति में यहाँ नया मोड़ ईरान लेता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से वार्ताओं का दौर, ये समझौते का दौर आगे बढ़ता है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अब कुदरत की कहर की है जो असम पे बरपी है। असम में बाढ़ से हालात खराब है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर युद्ध स्तर पर राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। केंद्र सरकार की टीमें नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही है ताकि राज्य को जल्द से जल्द पूरी आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके और जनजीवन को पटरी पर लाया जा सके। प्रशासन और राहत एजेंसियों के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावितों की मदद और उनका पुनर्वास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। असम सरकार की भी लगातार राहत और बचाव के कार्यों पर नजर है। तो यहाँ असम में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कल वहां पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, खासकर जो शिवसागर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, वहां वो पहुंचे और हर संभव सहायता की यहाँ बात की ही गई है। केंद्र सरकार के तमाम इन बाढ़ प्रभावित जिलों पर नज़र है। आपको बता दें कि असम में इस बार जो बाढ़ का कहर देखने को मिला है उससे काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ है। कई लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी बेघर है। साथ ही साथ जो सड़क मार्ग है उसको भी बहुत क्षति पहुंची है। खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि असम में वो कौन से 14 जिले हैं जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिन 14 जिलों की बात करें जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनकी संख्या आपको बता रहे हैं हम कि वो 14 है। चलिए वो कौन कौन से जिले हैं वो आपको बताते हैं जो असम में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि बिस्वनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस बार प्रभावित हुआ है। असम का एक ज़िला चराईदेव में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। दरांग में भी कहीं ना कहीं जो बाढ़ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ी हुई है। और धेमाजी हो, गोलाघाट हो, जोरहाट हो,
ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां बाढ़ का कहर देखने को मिला है। खेती को एक बड़ा नुकसान हुआ है, जो कई लोग जो हैं अभी भी अपने घरों से दूर हैं, राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तमाम कोशिशें कर रही है कि जो असम का जो जनजीवन है, जो जीवन है, उसको कैसे पटरी पर वापस लाया जाए। आर्थिक सहायता भी यहाँ दी गई है, साथ ही साथ तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सड़क मार्ग ये कट गया है, जहाँ खेती को इतना नुकसान पहुँचा है, कैसे इनके जीवन को फिर वो उसी तरीके से वापस लाया जाए जिस तरीके से ये पहले रह रहे थे। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं, उदलगुड़ी हो या फिर गोलाघाट हो, जोरहाट हो, ये तमाम वो 14 ज़िले हैं जो इस बार असम से बहुत प्रभावित हुए हैं। तो अगर ये तो बात हुई असम की, जहाँ असम में इस बार बाढ़ का कहर बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिला है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यहाँ काम कर रही है, जहाँ जेपी नड्डा भी पहुँचे और वहाँ शिव सागर क्षेत्र का दौरा किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको स्थिति केरलम की भी बता देते हैं, क्योंकि केरला में भी भारी बारिश हो रही है और वहाँ भी मुश्किलों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। केरलम में क्या हालात है ये आपको बताते हैं। लगातार वहां हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने अतिरिक्त राहत शिविर भी खोले हैं। केरल में दक्षिण जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जबकि उत्तरी जिलों में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों में ऊंची लहरें हो और समुद्र पानी के घुसने की आशंका हो, वो बनी हुई है। इस समय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। तो केरल में भारी बारिश का दौर जारी है, वहां खराब मौसम देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिन भी केरल के लिए मुश्किल रह सकते हैं। 5 ऐसे जिले हैं जहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि केरल में भारी बारिश हो रही है। कई जिले आज ऑरेंज अलर्ट मोड पे रखे गए हैं। साथ ही मवेशियों को भी ये सलाह दी गई है कि वो समुद्र से दूर रहें। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और भारी बारिश के चलते इन स्कूलों को आज बंद किया गया है। घरों में पानी घुस गया है, कई घरों में पानी घुस गया है और साथ ही भारी बारिश और खराब मौसम के बीच केरल में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रशासन ने समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और निचले इलाकों के लोगों से राहत शिविरों का सहारा लेने की अपील की गई है। लोगों को नदियों और जलाशयों के पास जाने से बचने के लिए कहा गया है। बारिश के दौरान बेवजह यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलों पर सेल्फी लेने या पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए भी सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए रात के समय यात्रा टालने की भी यहाँ अपील की गई है। तो यहाँ तमाम तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी के जरिए केरल में जो भारी बारिश हो रही है उससे लोगों को अपील की है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खेल की खबरों से आपको करेंगे अपडेट। वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चला है जानने का कि खबरों की दुनिया में
खेल जगत में क्या कुछ खास हो रहा है। नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो चुके हैं, जहां पुरुष एकल में आयुष शेट्टी को पहले ही दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के शी यूकी का सामना करना है। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की ओर से पदक की प्रबल दावेदार पीवी सिंधु पहले दौर में आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु से खासी उम्मीद की जा रही है और वह भी ऐसे समय में जब हाल ही में उन्होंने जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया है। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले राउंड में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलोमेन से सामना करेंगे। वैसे इस ड्रॉ को लेकर भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने संतोष जताया और उम्मीद की है कि भारतीय खिलाड़ी अपने हुनर से इस चैंपियनशिप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे। भारत 17 साल बाद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप से काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं। हमारे भारतीय खिलाड़ियों से कई उम्मीदें की जा रही हैं, खासकर पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी से यहाँ उम्मीद की जा रही है कि इस बार वे कुछ अच्छा करिश्मा दिखाएंगे और बैडमिंटन के क्षेत्र में नाम गौरव करेंगे भारत का। तो यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव कुमार जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। यहाँ क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको पहले सुनवा देते हैं। I think overall it looks like a good draw from an Indian perspective, and yes, one of the big first rounds would be Shiyuchi versus Ayush Shetty. That I do believe that Ayush is very good in his attacking style of game. First round against Shiyuki is better than playing him later in the draw. So I think from that perspective, if he wins that, it opens up the draw much better. So overall, about the thoughts, I think it's a favorable draw is how I would look at it. तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमारे भारतीय खिलाड़ी तैयार नजर आ रहे हैं और कोच पुलेला गोपीचंद ने भी कहा है कि कई उम्मीदें हैं इस बार अपने भारतीय खिलाड़ियों से, खासकर पीवी सिंधु से, आयुष शेट्टी से कई उम्मीदें की जा रही है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, दिल्ली तैयार है, हमारे भारतीय खिलाड़ी तैयार है, किस रणनीति के साथ भारतीय खिलाड़ी इस समय कोर्ट में उतरेंगे? देखिए, एक बड़ा मौका रहेगा ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का, क्योंकि अगर आप देखें तो अगले महीने जो है वो एशियन गेम्स है, तो ऐसे में एक तैयारी का बेहतर मंच जो है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को मिल रहा है। वैसे भारतीय खिलाड़ी लगातार किसी न किसी ओपन में जो है वो अपना दमखम दिखाते आए हैं और लगातार अपने आप को कहना चाहिए जो एक्सपोजर होता है उसमें कहीं ना कहीं यूज़फुल करते हुए दिखते आए हैं। लेकिन क्योंकि अब ये चैंपियनशिप 17 साल के बाद क्योंकि इसकी भारत में वापसी हो रही है, यानी कि भारत जो है वो 17 साल के बाद इसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है। इससे पहले ये प्रतियोगिता 2009 में हैदराबाद में हुई थी, जहां पे भारतीय टीम जो है वो तब मेडल जो है वो हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन आपको बड़ी बात बताऊं भावना कि उसके बाद से अगर 2011 के बाद से देखा जाए तो इसके हर एक एडिशन में लगभग हर बार कोई ना कोई पदक जो है वो भारतीय दल जो है वो अपने नाम करता रहा है। और इसमें अगर बात करें तो नजरें जो है कहीं ना कहीं पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, और डबल्स में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग सात्विक की जोड़ी जो है उन पे कहीं ना कहीं एक बड़ा दारोमदार रहेगा कि वो यहाँ से भारतीय चुनौती की अगुवाई जो है वो न केवल अगुवाई को एक शानदार रूप दें बल्कि कहीं ना कहीं पदक की जो तस्वीर है उसको भी तय करें। लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए चीन होगा, और चीन की दीवार जो जिनको कहा जाता है शी यूकी, जिनको चूँकि पुरुषों में नंबर 1 रैंकिंग रखते हैं, वो जो है वो पहले दौर में आयुष शेट्टी के सामने है। ऐसे में अगर ड्रॉ की बात करें तो भले ही पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को एक आसान ड्रॉ मिला हो, लेकिन यहाँ पे आयुष शेट्टी के लिए ड्रॉ में काफ़ी मुश्किलातें पहले दौर में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे उनको एक टफ एक ड्रॉ मिला है, जहाँ पे उनके सामने वर्ल्ड चैंपियन जो शी यूकी हैं, जो कि चीन के हैं, उनको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी बात होगी कि वो उनका पोटेंशियल भी दिखेगा यहाँ पे आयुष शेट्टी का, और एक बेहतर मुकाबले के साथ, क्योंकि वो अपनी शुरुआत दे रहे हैं। यहाँ पीवी सिंधु से भी कई उम्मीदें लगाई जा रही है गौरव, और हाल ही में पीवी सिंधु ने जापान ओपन में शानदार प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु से किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बार?
जापान ओपन की आपने बात की तो वहाँ पे उनका शानदार प्रदर्शन ज़रूर निकलकर सामने देखने को मिला था, लेकिन हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि जो उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले थे वहाँ पे उनको एक वॉकओवर मिला था, यानी कि बीच मैच से उनके विरोधी जो वो हट गए थे। तो इसका एक फ़ायदा कहीं ना कहीं पीवी सिंधु को ज़रूर मिला था। हालांकि जापान ओपन उन्होंने जीता, एक बड़ी कामयाबी उनके साथ है, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या कंसिस्टेंसी की है, क्योंकि एक टूर्नामेंट में वो बहुत बेहतर करती हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ बनी हुई है। तो ऐसे में यहाँ अगर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखें तो यहाँ पे उनके लिए सेमीफाइनल तक तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पहला मुकाबला जो है वो सोफिया नोबल के खिलाफ है, जो कि आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। उसके बाद बिल्कुल गौरव, तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की यहाँ उम्मीद की जा रही है। गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव, हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि कैसे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल इस समय पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और भारतीय खिलाड़ियों से इस बार शानदार उम्मीद भी की जा रही है। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।